नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 5 मार्च शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की करीब 45 बीघा जमीन पर शुक्रवार को कब्जा लिया गया। निमनवासा स्थित इस बेशकीमती जमीन का प्रकरण वर्षों से न्यायालय में लंबित था, जिस पर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी ने स्टे ले रखा था। स्टे की अवधि खत्म होने के बाद शुक्रवार को मंदिर समिति के आला अधिकारी निमनवासा पहुंचे और जमीन पर कब्जा लेते हुए महाकाल मंदिर की भूमि का बोर्ड लगाया। इस मौके पर महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, कार्यालय अधीक्षक प्रेमचंद उदेनिया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। निमनवासा की इस जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिस पर अब मंदिर समिति का कब्जा है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के नाम से ग्राम निमनवासा में 45 बीघा जमीन थी और जिसका प्रकरण शरद चंद्र व्यास जी जो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी वर्सेस चल रहा था और उनका स्थगन समाप्त हो गया है और आज दिनांक को हमने 12 बजे बाद उस जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कितने बीघा जमीन है सर? कितनी लागत होगी इसकी? 45 बीघा जमीन है और करीबन 40 करोड़ की वो जमीन है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्रि का उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भगवान महाकाल ने घटाटोप स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। पंडित आशीष गुरु ने बताया कि बाबा महाकाल की जटाएं खुल चुकी हैं। भगवान महाकाल आनंदित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसके पूर्व पुजारी घनश्याम शर्मा के आचार्य तत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक एकादशनी रुद्रपाठ से किया गया। शाम को पूजन के बाद बाबा श्री महाकाल को नवीन वस्त्र धारण करवाए गए। इसके अतिरिक्त मेखला, दुपट्टा, मुकुट, छत्र, मुंडमाला एवं फलों की माला आदि धारण कराई गई। शनिवार को बाबा का छबीना रूप देखने को मिलेगा। नवरात्रों के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पे महाकाल भगवान जी के आए हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य है और पूरे परिवार सहित उन्होंने हमें बुलाया है। इससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि भगवान जी हम सब पे कृपा बनाएं और जो है सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। जय महाकाल। जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर शिवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी के दिन महापर्व के दिन भगवान महाकाल के नित्य नए श्रृंगार किए जा रहे हैं। आज भगवान महाकाल घटाटोप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं, जिनकी भगवान महाकाल की जो जटाएं आज खुल चुकी है। भगवान महाकाल एक आनंद के मूल में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। कल बाबा महाकाल छबीने के रूप में कल भगवान महादेव का जो स्वरूप है वो साक्षात दर्शन करने को देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार से वस्त्र भी धारण कराया। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में नित्य नए श्रृंगार हो रहे हैं, नित्य नए वस्त्र भगवान महाकाल धारण कर रहे हैं। इसका मेन महत्व ये कि बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो भक्त लोग आते हैं वो जो भगवान महाकाल को सब प्रेरणा से अर्पित करते हैं, उनसे भगवान महाकाल की पोशाकें बनती है और वो पोशाकें अद्वितीय होती है, वो देखने लायक होती है। आगर नाके स्थित विराट नगर में चोरों ने सूने मकान पर हाथ साफ कर दिया। जिस मकान में चोरी हुई उसके मकान मालिक की इसी सप्ताह हार्ट अटैक होने से मौत हुई थी। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। विराट नगर में रहने वाले शाहिद खान की 28 फरवरी को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। घटना के बाद से शाहिद की पत्नी गांधीनगर में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां रह रही थी। बीती रात चोरों ने सूने मकान के ताले तोड़कर घर में रखी नकदी और जेवर चोरी कर लिए। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर उन्हें चोरी की जानकारी मिली। मामले में चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने चोरी में किसी परिचित का हाथ होने की शंका जाहिर की है, जिसके चलते पुलिस कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पवासा पुलिस ने प्रभात गश्त के दौरान विक्रम नगर ब्रिज पर बिना नंबर की कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें रखी 11 पेटी अवैध शराब जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि थाने की टीम विक्रम नगर ब्रिज पर प्रभात गश्त कर रही थी। उसी दौरान बिना नंबर की कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में 11 पेटी अवैध शराब कीमत 55,000 रुपए की रखी थी। इस पर एक युवक को गिरफ्तार कर अवैध शराब व कार जब्त की गई। बता दें कि मक्सी रोड जिले में अवैध शराब का गढ़ है। यहाँ सबसे ज्यादा अवैध शराब का धंधा होता है। सालों से अवैध शराब कारोबारी धड़ल्ले से ये गोरख धंधा चला रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में इस पर लगाम नहीं लग पा रही है।
थाना पवासा क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कोई एक बलेनो कार है जो संदिग्ध है और उसमें बिना नंबर की है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पवासा अपनी टीम के साथ में उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें 11 पेटी जो देसी शराब मिली है और इसमें एक आरोपी जो जीवाजीगंज क्षेत्र का रहने वाला वो पकड़ा गया है। प्रारंभिक रूप से इसमें 34(2) एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई है और बोलेरो और जो शराब थी उसको सीज किया गया है, जब्त किया गया है। ये शराब कहाँ से आई है, कौन इसका लिंक है, तो आरोपी से इस संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। नानाखेड़ी में रहने वाला युवक खेत में मोटर का तार मुंह से छील रहा था। उसी दौरान तार में करंट आ गया। युवक उछलकर नदी में गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। नानाखेड़ी गांव के 32 वर्षीय हाकम सिंह पिता बहादुर सिंह खेत में रखी पानी की मोटर का तार मुंह से छील रहा था। उसी दौरान तार में करंट आ गया। झटका लगते ही हाकम सिंह उछलकर नदी में जा गिरा। विद्युत तार उसके मुंह में ही फंसा रह गया। आसपास काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, नदी से हाकम को निकाला और अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि हाकम की 4 बच्चियां हैं। जब हाकम मुंह से विद्युत तार छील रहा था उस समय बिजली नहीं रहती। शेड्यूल नहीं होने के कारण निश्चिंत होकर मुंह से विद्युत तार छील रहा था और बिजली आ गई। भेरूगढ़ पुलिस ने शव का पीएम कराया और जांच शुरू की है। आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। बीते साल 4 नवंबर को नर्स सुनीता की एसिड हमले में हुई मौत के मामले में हाईकोर्ट ने एसिड विक्रेता नजीम को हत्या और एसिड अटैक का आरोपी नहीं मानते हुए जमानत मंजूर कर ली, जबकि अदालत ने उसे विष अधिनियम के तहत आरोपी माना है। बचाव पक्ष के वकील वीरेंद्र शर्मा का तर्क था कि विष अधिनियम में अधिकतम 3 माह की सजा का प्रावधान है और वह 3 माह से अधिक समय जेल में बिता चुका है। इसी तर्क पर उच्च न्यायालय ने आरोपी नजीम को जमानत दे दी। वकील शर्मा का कहना था कि लक्ष्मी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर की राज्य सरकारों ने एसिड बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी थी। इसे विष अधिनियम कहा गया है। शर्मा का तर्क था कि उनके मौकिल नजीम ने नगर निगम में पिता के नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। चूंकि विष अधिनियम में अधिकतम सजा 3 माह ही है, जबकि उनका मौकिल 3 माह से अधिक का समय जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए आरोपी नजीम को जमानत दे दी। वकील ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि नजीम मुख्य आरोपी मुकेश शर्मा को पहले से जानता व पहचानता था। चूंकि मुकेश दूध के व्यवसाय से जुड़ा था और फैट चेक करने के लिए उनके मौकिल नजीम से एसिड अक्सर ले जाता था। नजीम को ये नहीं पता था कि मुकेश एसिड का प्रयोग दूध में फैट की प्रतिशत जानने के बजाय किसी की जान लेने के लिए करेगा। नजीम ने पुलिस की जांच में सहयोग करते हुए दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी मुहैया कराए थे। इन्हीं तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने नजीम को हत्या और एसिड अटैक का आरोपी नहीं माना, लेकिन बिना लाइसेंस के एसिड बेचने यानी विष अधिनियम के तहत आरोपी माना है। ये थाना नीलगंगा पे एक हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें जो डिसीज थी उसको जो है बर्न इंजुरीज आई थी। बर्न इंजुरीज की वजह से वो चूँकि एक्चुअली नर्स थी और उसको हॉस्पिटल में ले गए थे, जहां उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ और उसने अपने मृत्युकालीन कथन में पुलिस को बताया कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इस दौरान चूँकि जिस व्यक्ति के साथ मैं लिव इन रिलेशन में रह रही थी वो मुझे पसंद नहीं करता था, शंका की निगाहों से देखता था और उसने कुछ ज्वलनशील पदार्थ मेरे ऊपर डाल दिया है और जिससे मैं जलने लगी। उस बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगा कि जिस व्यक्ति के साथ वो जो है लिव इन रिलेशन में रहती थी उसी व्यक्ति ने इसके ऊपर एसिड अटैक किया और एसिड अटैक के कारण जो है उसकी बाद में हृदय विदारक घटना में जो है उसकी डेथ हो गई। उस डेथ होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पुलिस को पता लगा कि ये एसिड जो है वो कहाँ से लाया। नाजिम खान करके व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और उसकी एसिड विक्रय की दुकान थी। उस बेसिस पे पुलिस ने अबेटमेंट का चार्ज लगाया कि आपने हत्या के लिए उकसाया और जो है 302 और बाकी धाराओं में जो है चार्जशीट फाइल की।
इस बेसिस पे जब हमने बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में लगाई तो एक छपाक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की, और उस मूवी में एक लक्ष्मी वाला जो है एपिसोड बताया गया था। एक लक्ष्मी जो है बड़ा चर्चित नाम रहा, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी। वो लक्ष्मी एक्चुअली एसिड विक्टिम थी और सर्वाइवर थी। उसने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई और ये कहा कि एसिड का विक्रय बंद होना चाहिए। इन एसिड विक्रय की वजह से कई बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और एसिड विक्रय पे कुछ न कुछ लगाम लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इश्यूज करके कई स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लाई वगैरह फाइल करवाए और ये कहा कि जल्दी जल्दी नियम बने, जिसपे से कुछ नियमावली स्टेट्स वगैरह ने बनाई और ये कहा कि जो है वो विक्रय जो है वो एसिड का लीगल लाइसेंस इशू होने के बाद, बाकायदा डायरी और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के बाद एक वयस्क व्यक्ति को जो है बेचा जाए। विष अधिनियम की उन धाराओं में चूंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और लक्ष्मी वाला जजमेंट का न्याय दृष्टांत हमने जो है हाईकोर्ट के समक्ष रखा और उन सब तथ्यों को देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने विष अधिनियम और सारी धाराओं को देखकर ये कहा कि चूंकि हत्या का इस पर कोई अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं है, इसलिए जो है इसको जो है जमात का लाभ दिया जाए। शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में बड़नागर में महापंचायत आयोजित की गई, जिसके तहत विधायक मुरली मोरवाल की अध्यक्षता में गैर राजनीतिक महा किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में बड़नागर तहसील के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। रैली कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर सभा स्थल खौफ दरवाजा आम सभा स्थल पहुंची। आम सभा को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रांतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने संबोधित करते हुए कृषि बिल से भविष्य में किसानों को होने वाले नुकसानों के बारे में बताया। देश में एक काला कानून केंद्र की सरकार लेकर आई है और ये कानून हमारे किसान भाइयों की ज़मीनों को चुनिंदा देश के उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का एक षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। पिछले 90 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर हमारा अन्नदाता संघर्षशील है और ये काला कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाया, उसके विरोध में आज पूरे देश का किसान संघर्ष कर रहा है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक, जिले स्तर और विधानसभा का घेराव तमाम कार्यक्रम किए। अब हम लोग महापंचायत करने का प्लान बनाया है और ये महापंचायत पूर्णतः गैर राजनीतिक मंच होगा। इसमें सभी दलों के लोगों को जो इसके विरोध में बिल के हैं, उन सभी दलों को हमने इनवाइट किया है और जितने किसान संगठन देश के हैं, प्रदेश के हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है और ये महापंचायत ज़िलों में, ब्लॉकों में इस तरह की हो, लेकिन ये पूर्णतः गैर राजनीतिक होगी। जो कुछ मंच पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे किसान संगठन हैं, जो दिल्ली के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, वो उसमें अपनी चर्चा करेंगे। आज किसान महापंचायत का कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने 3 काले कानून पास करे हैं, उसके विरोध में महापंचायत माननीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और गुरुनाम सिंह जी के नेतृत्व में किसानों का ये किसान महापंचायत और ये ट्रैक्टर के हजारों की संख्या में यहाँ पे जो उपस्थित है किसान भाई और ट्रैक्टर, उनको लेके एक रैली निकाली गई है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल, गैस की टंकी, दाल, तेल, इनके जो भाव बढ़ाए हैं, उसको लेकर आज ये किसान महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया है और किसान भाइयों में हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित अभी हो चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद जहां बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं देवास जिला अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को कई घंटों तक अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बुजुर्ग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचकर वैक्सीन की पहली डोज उन्हें कब लगेगी। बेपरवाह प्रशासन आंखों में पट्टी बांधे सिर्फ तमाशबीन की तरह देख रहा है। दरअसल कोविड टीकाकरण का द्वितीय चरण 4 मार्च से शुरू हो गया है। प्रशासन दावे कर रहा है कि शासन की गाइडलाइन 2 गज की दूरी के साथ फेस मास्क लगाकर टीकाकरण की प्रक्रिया की जा रही है।
लेकिन जब जिला चिकित्सालय में प्रशासन के दावों की पुष्टि करना चाही तो यहाँ तो अव्यवस्थाओं का नजारा देखने को मिला। कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी और फेस मास्क है जरूरी कोरोना टीकाकरण के दौरान देखने को नहीं मिला। बुजुर्ग लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों को 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी कभी लिंक फेल होने, कभी सर्वर डाउन होने की बात कहकर लौटाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी दूसरे दिन आकर रजिस्ट्रेशन होने की पुष्टि करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना टीकाकरण में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। पहचान के आधार पर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे विवाद की स्थिति भी बन रही है। कोरोना टीकाकरण को लेकर मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अधिकारी मौके पर नजर नहीं आया। लोगों को कतार में लगवाकर नंबर के आधार से वैक्सीनेशन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई नियम ही नहीं है। क्या हुआ? वैक्सीनेशन करवाने आए थे लेकिन आज नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन कल कंफर्म करने वापस आना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ? रजिस्ट्रेशन करा तो है उन्होंने, पर वो कह रहे कल कंफर्म और करवा लेना यहाँ पे। कितने घंटे वेट करना पड़ा आपको? अभी ये कितने हो गए, 8 और 5 5.5 घंटे। क्या ये लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? इनको बोलने आपके सामने बोल रहे हैं, उसके बाद भी तो सर किसकी गलती? क्या पब्लिक को खुद को सोचना क्या जिला अस्पताल के पास क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? क्या जिला अस्पताल में बोलने वाला नहीं है? आज एक्चुअली सेशन नहीं था, सिर्फ ये सब बुजुर्ग लोग हैं, 65-60 साल के हैं। क्या लगता है लापरवाही नहीं अस्पताल की है? होना चाहिए, इसमें गार्ड भी हैं, सब जने। तो आप क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं? क्या कारण है कि ये भीड़ लगी है? क्या कारण है सर ये भीड़ लगी है? पालन नहीं कर रहे हैं लोग उसका। निजीकरण के विरोध में बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बिजली कंपनी के कर्मचारियों का तर्क है कि कुछ साल पहले भी उज्जैन में बिजली कंपनी का संचालन एसएल कंपनी के हाथों में दिया गया था। तब रहवासियों को ब्लैक आउट के दौर से गुजरना पड़ा था। बारिश की एक रात में 240 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिनका निराकरण बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने ही किया था। बिजली कंपनी के संचालन के लिए क्षेत्रीय अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत रहती है। ऐसे में निजीकरण होने से शहर की बिजली व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। पश्चिम से विद्युत वितरण कंपनी है 15 जिले की, राजस्व संभाग, इंदौर, उज्जैन मिलकर इसको ठेके भी दिया जा रहा है। उज्जैन शहर का नाम पहले नंबर पे जिसमें, तो इतना अच्छा राजस्व कमा के दे रहे हैं तो ठेके पे क्यों दे रहे हैं? और दूसरे हमारे यहाँ फिर आउटसोर्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वर्षा में लाख काम कर रहे हैं, इनका फिर क्या भविष्य? और तीसरा हमारा जो है कि इनको पेंशन कौन देगा? बस 3 सूत्री मांग है, उसको यहाँ ज्ञापन देना है। पहले भी निजीकरण किया था उज्जैन में, उसके बाद फिर हमने लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़के निजीकरण को कैंसिल कराया। उसका अनुभव आप सबको है कि 244 कंप्लेंट एक रात में पानी 24 घंटे गिरा तो हो गई थी इकट्ठी। वो प्राइवेट कंपनी कर नहीं पाई है कि एमपीवी के ही लोग आए और पूरे 36 घंटे में कंटिन्यूस काम करके वो सब कंप्लेंट अटेंड करके लाइन चालू करी थी। उनके वहाँ अनुभव नहीं है। यहाँ सालों से उज्जैन शहर में सीएस लगता है तो शहर में 3 लाइन डली हुई है। यदि हमारा शहर का आदमी गांव में चला जाए और गांव वाला शहर में आ जाए तो काम नहीं कर सकता। सिस्टम इतना इम्प्रूव है, आदमी मर जाएगा, मालूम नहीं रहेगा 3 सप्लाई है। तो हमारी मांग है कि भाई हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको निरंतर जारी रखे जाओ, ठेका न दिया जाए। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व है, जिसकी तैयारियां महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा शुरू हो चुकी है। गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस वर्ष दर्शनार्थियों की कतार 4 धाम मंदिर पार्किंग से लगाने की योजना है। यहां तक बैरिकेडिंग भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में ऑनलाइन परमिशन के बाद 25,000 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि लाखों की संख्या में देश भर के लोग इस दिन भगवान के दर्शनों को मंदिर पहुंचते हैं। अभी तक मंदिर समिति द्वारा हरसिद्धि मंदिर से सामान्य लोगों की कतार लगवाकर बैरिकेडिंग के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कराया जाता था, लेकिन इस वर्ष बैरिकेडिंग 4 धाम पार्किंग के सामने तक की गई है, जिससे स्पष्ट है कि सामान्य दर्शनार्थियों को यहां से बैरिकेडिंग में दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। बैरिकेडिंग के ऊपर शामियाने भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तेज धूप की परेशानी से बचाया जा सके। तराना के बजरंग कॉलोनी स्टेडियम में प्लास्टिक बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बजरंग क्रिकेट क्लब द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 15,555 रुपए प्रथम तथा 5,555 रुपए द्वितीय पुरस्कार रखा गया है। प्रतियोगिता में प्रत्येक मैच 6 ओवर का रहेगा, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मैच 6-6 ओवर के रहेंगे।
उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। शिवाजीगंज थाना स्थित वृंदावनपुरा में रहने वाले पूनम चंद और उसके बेटे शिवा एवं ओम प्रकाश को कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोप में 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में पदस्थ विभिन्न थानों के कोर्ट मुंशियों को पदोन्नत होने पर न्यायालय में सम्मानित किया गया। कालिदास अकादमी में 6 व 7 मार्च को द्वितीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने धर्म गुरुओं की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उन्होंने टीबी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया। शिवरात्रि की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।